दोस्तों 22 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों हमने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो क्रम से मैं आपको इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है 2 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये लास्ट पार्ट 3 रहने वाला है। ओके, क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 आ गया, साथ ही वस्तुनिष्ठ बताते जा रहा हूँ। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th अकाउंटेंसी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो टॉपर बनने के लिए मेहनत की भट्टी में जलना पड़ता है, तपना पड़ता है। कोई भी सफलता यहाँ मुफ्त में नहीं मिलती। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, अधिकृत पूंजी और निगमित पूंजी में अंतर लिखिए। अधिकृत पूंजी और निगमित पूंजी में अंतर बताना। अधिकृत पूंजी वह पूंजी है जिसका उल्लेख पार्षद नियम में होता है, जबकि जो निगमित पूंजी होती है यह अधिकृत पूंजी का वह भाग है जिसके लिए क्या विज्ञापन किया जाता है। और अधिकृत पूंजी यह निगमित पूंजी के बराबर या अधिक हो सकती है। अधिकृत जो पूंजी होती है कम अथवा क्या बराबर हो सकती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जनरल आपका इंट्रीज वाला क्वेश्चन है आपका। ओके, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, पहले जो वीडियो आई उन सब में बता है, क्योंकि जनरल इंट्रीज क्या थोड़ा शॉर्ट में रहता है, तालिका थोड़ी छोटी रहती है। ओके, तो 2 नंबर में आसानी से आपसे पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, मैंने कई टाइप से आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ हर प्रकार से। पिछली वीडियो में बताए थे क्वेश्चन, तो अगर 1-2 टाइप के अगर सीख लेते तो फिर आपसे सब बन जाएंगे। ओके, तो जितने बता रहा हूँ उतने तो प्रैक्टिस करके आपको रखना ही है। अरविंद लिमिटेड में जैसे 20,000 समतांश के प्रत्येक 20 रुपए वाले 10% प्रीमियम पर जारी करने वाले आवेदन पत्र आमंत्रित किए। संपूर्ण राशि आवेदक के पर देय है। सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जनरल के लिए आवश्यक लेखे कीजिए। इस प्रकार से अपने रहने वाला पूरा फॉर्मेट आपको सीख लेना है। सेम आपका यही इस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाला है। सब लगभग एक ही जैसे क्वेश्चन रहते हैं। ओके, फॉर्मेट बस आपको यहाँ सीखना है। इसके आगे नेक्स्ट आपका दिया हुआ है। ओके, तो आपको अच्छे से पढ़कर के है प्रैक्टिस कर लेना है। यहाँ दोस्तों आपको क्या है हरण व पूर्ण निगमन को लेके आपको तैयार करनी है। तैयार अच्छे से आपको कर लेना है। इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर सीख के रखना है। नेक्स्ट वाले में दोस्तों आपको आवश्यक प्रविष्टियां करनी है। तो ये सभी आपके क्या शॉर्ट टाइप के रहते हैं, तो आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऋण पत्र को परिभाषित कीजिए। तो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2(12) के अनुसार ऋण पत्र में ऋण पत्र, स्टॉक, बॉन्ड या कंपनी द्वारा जारी की गई ऐसी प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं, चाहे उनमें कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार उत्पन्न होता है या फिर नहीं। नेक्स्ट हमारा शुद्ध लाभ अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है, सूत्र आपको लिखना है। तो शुद्ध लाभ अनुपात में शुद्ध लाभ विक्रय अनुपात भी कहते हैं, क्योंकि यह कर के बाद शुद्ध लाभ का संबंध शुद्ध विक्रय से स्थापित किया जाता है। इसकी गणना मुख्य उद्देश्य समस्त व्यय को काटने के पश्चात अंशधारियों को प्राप्त होने वाली विक्रय की आय की राशि से गणना की जाती है। इसका सूत्र किस प्रकार से रहने वाला, शुद्ध लाभ अनुपात बराबर होता है आपका कर के बाद शुद्ध लाभ गुणे आपका 100 बटे होता है आपका विक्रय। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चालू अनुपात और त्वरित अनुपात में अंतर लिखिए। या चालू को चल अनुपात भी कहा जाता है और त्वरित अनुपात को तरलता अनुपात भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। तो चालू अनुपात यह अनुपात चल संपत्तियों तथा चल दायित्वों के लिए बीच क्या संबंध की व्याख्या करता है। त्वरित अनुपात यह अनुपात तरलता संपत्तियों तथा चल संपत्तियों के बीच संबंध की व्याख्या करता है। जो चालू अनुपात होता है चल संपत्ति और चल दायित्व के संबंध बता रहा है। तरलता अनुपात दोस्तों आपका तरल संपत्तियों और चल दायित्व के बीच के संबंध बताता है। तो कंपनी की अल्पकालीन शोधन क्षमता मापने के लिए यह अनुपात उपयुक्त नहीं माना जाता है, चल अनुपात, जबकि कंपनी की अल्पकालीन शोधन क्षमता मापने के लिए जो आपका तरलता अनुपात होता है ये क्या उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण के लाभ बताइए। रोकड़ प्रवाह विवरण के आपको 2 लाभ बताने हैं। पहला आपका रोकड़ स्थिति का विश्लेषण, दूसरा है भावी रोकड़ प्रवाह का अनुपात। तो ये आपके रोकड़ प्रवाह विवरण के लाभ दोनों आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा कोष प्रवाह विवरण का प्रबंधक वर्ग के लिए क्या महत्व है। तो कोष प्रवाह विवरण का प्रबंधक वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण प्रबंधकीय यंत्र होता है। इससे हमें क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं, कौन कौन सी कार्यशील पूंजी का विश्लेषण चित्र, नियोजन में सहायक अर्जनों में विश्लेषण, कार्यशील पूंजी में कमी के कारणों का ज्ञान। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा लिखी। प्रीवियस क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी ऐसे व्यापार के लाभ को बांटने के लिए सहमत हो जो उन सब की ओर से किसी एक के द्वारा चलाया जाता है। तैयार करके रखना, एकदम फिक्स आपको याद करके रखना है। जैसे परिवर्तनशील पूंजी खाते से क्या है। तो परिवर्तनशील पूंजी खाता वह खाता है जिसमें साझेदारों की पूंजी का लेखा तो किया ही जाता है, परंतु उसके साथ साथ साझेदारों से संबंधित शेष सभी व्यवहारों का लेखा भी किया जाता है। बार बार इस खाते में लेखा होने से
पूंजी खाते का शेष बदलता रहता है, इसलिए इस खाते को परिवर्तनशील पूंजी खाता कहते हैं। 11 क्या परिवर्तित होता जा रहा है, जो उसका पूंजी खाते का शेष होता है वो बार बार बदलता जाता है, इसलिए नाम ही पड़ गया परिवर्तनशील पूंजी खाता। इस खाते में साझेदार से संबंधित ब्याज, कमीशन, आहरण, वेतन आदि का लेखा किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट भी आपका जनरल प्रविष्टि वाला है, पंजीय प्रविष्टि वाला है, अच्छे से आपको सीख लेना है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, अपनी तरफ से एक बार क्या प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर 1 से 2 क्वेश्चन आप सीख लेते जनरल प्रविष्टि वाले तो सब फिर क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आंतरिक कोष की मदें लिखिए। आंतरिक कोष की आपको मदें बतानी है। 2 मदें होती है, एक आपका सामान्य संचय, दूसरा होता है दोस्तों आपका आपातकालीन निधि कोष। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फर्म के अनिवार्य विघटन को समझाइए। अनिवार्य होता है कि एकदम जरूरी ओके, फर्म का विघटन नहीं, कंपनी का एकदम समापन, कंपनी का जो समापन है, विघटन है, बिल्कुल आवश्यक है। ओके, तो किन दशा में हो सकता है, तो वो बातें आपको यहाँ बतानी है। पहला, जब साझेदार या एक को छोड़कर से सभी साझेदार पागल हो जाएं, या फर्म का व्यापार कानूनी रूप से क्या अवैध घोषित कर दिया जाए, यानी क्या है सरकार द्वारा या फिर क्या न्यायालय द्वारा ये जो अवैध घोषित कर दिया जाए ओके इस व्यापार बिजनेस को, तो बंद हो ही जाएगा। साथ ही अगर उसमें क्या है जो साझेदार है जिन्होंने कंपनी बनाई वो पागल हो जाते, दिवालिया हो जाते, तो इस कंडीशन में भी क्या है साझेदार का फर्म में क्या है, मतलब जैसे 3 लोगों ने बनाई तो कम से 2 लोग पागल हो जाए एक बार से, तो फर्म का विघटन करना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति क्या व्यवसाय नहीं चला पाता, ये माना जाता इस बार से। जैसे साझेदारों की संख्या निर्धारित संख्या से अधिक हो जाने पर भी, या कोई शत्रु देश का निवासी साझेदार हो जाए, ओके, इस कंडीशन में भी ओके, अगर कोई शत्रु देश का व्यक्ति है वो आपके कंपनी मिल जाता है, ओके, तो देश को भी किसी न किसी नुकसान पहुंचा सकता है, तो इस कंडीशन में भी क्या है ये आपका जो साझेदार जो फर्म का विघटन अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फर्म के ठहराव या समझौते द्वारा एवं ऐच्छिक विघटन को समझाइए। आपको पहले समझौते द्वारा विघटन और फिर ऐच्छिक विघटन को आपको समझाना है। विघटन का मतलब होता है समापन, ओके, खत्म हो जाना, तो समझौता विघटन यानी समझौते का समाप्त हो जाना। तो जब सभी साझेदार परस्पर सहमति से क्या है यह ठहराव कर लेते हैं कि फर्म का अंत किया जाए, तो इसे क्या है ऐसी दशा को क्या है फर्म का समापन कहते हैं। यानी जितने भी साझेदार हैं वो आपस में मिलकर निश्चित कर लेते हैं कि हमारी कंपनी का समाप्त कर देना चाहिए, तो क्या है आपका समापन हो सकता है। ऐच्छिक विघटन, ऐच्छिक साझेदारी होने के पर भी कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों को लिखित सूचना देकर क्या फर्म का विघटन करवा सकता है। ओके, तो ये आपका ऐच्छिक विघटन होता है। तैयार करना सिंपल आपके दिए हुए। नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट है आपका न्यूनतम अभिधान से आप क्या समझते हैं। तो कंपनी द्वारा निर्गत पूंजी के उस भाग को न्यूनतम अभिधान कहा जाता है जिसकी प्राप्ति के बिना किसी भी अंश पूंजी का आवंटन नहीं किया जा सकता। न्यूनतम अभिधान की राशि कितनी होगी यह कंपनी की प्रकृति, आकार आदि पर क्या निर्भर करता है, किंतु फिर भी यह राशि इतनी अवश्य होनी चाहिए कि जिससे कंपनी के प्रारंभिक रूप से किए जाने वाले व्ययों के भुगतान की क्या है व्यवस्था की जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अग्रिम याचना से आप क्या समझते हैं। एकदम जितने क्वेश्चन बताओ सिलेक्टेड है, ओके, जितने बताऊं देखिए सब तैयार करके रखना है। टाइम रहता तो और भी ये क्वेश्चन अपने हिसाब से आपको जो इंपॉर्टेंट लगते पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बताऊं वो आपको पढ़ के जरूर रखना है। ओके, और साथ ही आपका 2022 और 2023 के पेपर को जरूर जितने क्वेश्चन आए वो पढ़ के ही रखना है, तैयार करके रखिएगा। ओके, बाकी अगर आप सब तैयार कर लेते जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आपको मान लीजिए आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ओके, फिर भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन छूट गए हैं तो आप एक बार क्या है जरूर प्रीवियस पेपर भी देख लीजिएगा। ओके, अपने हिसाब से आपको है उससे तैयारी कर लेना है। तो अग्रिम याचना से आप क्या समझते हैं। कभी कभी जब क्या अंश राशि का भुगतान याचना प्राप्त होने से पूर्व ही कर दिया जाता है। अग्रिम यानी पहले, याचना तो याचना से पहले ही अगर भुगतान कर दिया, अग्रिम यानी पहले, याचना तो याचना के पहले ही अगर क्या है राशि का भुगतान कर दिया जाए, पूर्व ही के भुगतान कर दिया जाए, तो इस तरह के हम क्या है प्राप्त की गई अंशों की राशि को हम अग्रिम राशि या पैसे की मांग भी कहा जाता है। क्लियर है। कंपनी इस राशि को प्राप्त कर सकती है बशर्त कंपनी अधिनियम टेबल ए इसकी इजाजत देता हो, मतलब कंपनी के नियम में होना चाहिए। ऐसी राशि में टेबल ए के अनुसार 6% वार्षिक दर की ब्याज दे होती है। अब कंपनी की परिभाषा लिखी होगी, तैयार करना है, इंपॉर्टेंट है। कंपनी क्या है तो प्रोफेसर हैनिक के अनुसार दिया हुआ है कंपनी की परिभाषा। कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, शाश्वत उत्तराधिकारी होता है तथा जिसकी एक सार मुद्रा होती है। तो ये होते हैं आपके कंपनी के बारे में। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बिल्कुल अब देखिए जीसी आपकी परिभाषा तो ये किसी प्रोफेसर के अनुसार दी हुई है, तो जो फिक्स परिभाषा ये प्रोफेसर के अनुसार जो परिभाषा रहती है वो आपको बिल्कुल बनावट नहीं कर सकते, वहाँ उसको एकदम रटना होगा। ओके, बाकी जो जैसे क्वेश्चन होते हैं थोड़ा बहुत आप आगे पीछे कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम लिख रहे हैं, लेकिन जो ये आपकी परिभाषा वगैरह होती है जो फिक्स प्रोफेसर के अनुसार दी जाती है वो एकदम फिक्स आपको पढ़ के रखनी पड़ी हुई है। नेक्स्ट हमारा अंशों का बट्टे पर निगमन से क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। तो जब अंशों को अंतिम मूल्य से कम मूल्य पर निर्मित किया जाता है तो इसे अंशों का बट्टे पर निगमन करते हैं। जैसे 100 रुपए अंकित मूल्य वाले अंशों को क्या है 90 रुपए निगमित करना, तो अंतर हमारा 10 रुपए क्या है बट्टा राशि कहलाएगा। यानी हम क्या है निगमित तो कर रहे हैं
देखिए सिंपल है, ये आपका उसी का उल्टा है। प्रीमियम जो मैंने आपको अंशों का प्रीमियम निगमन और ये आपका अंशों का बट्टे निगमन दोनों उल्टा है। प्रीमियम निगमन मैंने पिछली वीडियो में समझाया था आपको। अंशों के प्रीमियम निगमन क्या होता है कि जितना अंकित मूल्य है, जितना अंकित मूल्य उससे ज्यादा, मान लीजिए 100 रुपए अंकित मूल्य तो 120 रुपए हम निगमित कर रहे हैं, तो हमारा प्रीमियम में निगमन कहलाएगा क्योंकि हमने ज्यादा ले जा रहे हैं। और बट्टे में निगमन क्या होता है कि जैसे 100 रुपए अंकित मूल्य लेकिन 90 रुपए ले जा रहे हैं, तो 10 रुपए का क्या बट्टा राशि वही कहलाएगी। तो हम क्या उसमें घाटा एक बार से हो रहा हो गया। तो अगर कम, जितना अंकित मूल्य उससे कम ले जा रहे हैं तो आपका बट्टे का निगमन, और उससे जितना अंकित उससे ज्यादा ले जा रहे तो प्रीमियम निगमन। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नकल प्रविष्टि बनाने के लिए इस बार से आपका दिया हुआ है तारीख वाले क्वेश्चन, सीख लेना अच्छे से। ओके मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए इसका मैं परफेक्ट आपको नहीं बता पा रहा हूं, इसलिए आपको क्या करना है, इनको अच्छे से अपने हिसाब से आपको सीख लेना है। मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं किस टाइप का, तो जनरल प्रविष्टि आपको देख लेना है। ये इस बार की जनरल प्रविष्टि जरूर आपको सीख के रखना है। यहाँ भी देख लीजिए आपको ये करना है। सभी आपको क्या है, शॉर्ट टाइप के, थोड़ा 2-2 लाइन वाली लेने वाली तालिकाओं की शॉर्ट है, 2 नंबर में आपकी आ सकते हैं। और पंजी प्रविष्टि भी देख लीजिए, पूरा समझ कर आपको तैयार कर लेना होगा। ये पूरे आपको क्या है क्वेश्चन जरूर इस बार से तैयार करके रखना है। नेक्स्ट देख लीजिए, ओके स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, उनकी प्रैक्टिस आपको कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुरक्षित एवं असुरक्षित ऋण पत्र को समझाइए। ये सुरक्षित और असुरक्षित ऋण पत्र क्या है? ये ऋण पत्रों का सुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं जिन ऋण पत्रों का निगमन करने के लिए कंपनी की संपत्ति का भार या बंधक रखी जाती है। और असुरक्षित ऋण पत्र क्या है कि निगमन के लिए कंपनी को किसी संपत्ति के बंधक नहीं रखा जाता है और ना ही ऋण पत्र की राशि वसूलने के लिए कोई प्रतिभूति ही रहती है। ऋण पत्र असुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा है अंश पत्र और ऋण पत्र में क्या अंतर होता है? अंश पत्र और ऋण पत्र में अंतर, अधिकृत पूंजी के जो छोटे हिस्से को काम अंश पत्र कहते हैं, क्योंकि ऋण प्राप्ति स्वरूप दिया गया जो प्रमाण पत्र होता है वो क्या है, ऋण पत्र कहलाता है। अंशों का भुगतान कंपनी के जीवन काल में नहीं होता है, क्योंकि ऋण पत्र का भुगतान अनुबंध के तहत निश्चित अवधि में किया जाता है। अंशों के धारक कंपनी के सदस्य होते हैं, जबकि ऋण पत्र धारी क्या कंपनी के सदस्य नहीं होती। ये तो पॉइंट आपको एकदम याद करके रखना है, ऑब्जेक्ट में हमेशा पूछा जाता है। ऋण पत्र धारी कभी भी क्या कंपनी के सदस्य नहीं होते। ओके जो अंश धारक होते हैं वो कंपनी के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है लेखांकन अनुपातों का महत्व बताइए। तो देख लेते हैं। पहला है आपका लेनदारों के लिए महत्व, इस बार से दिया हुआ है लेखांकन अनुपात के महत्व में। दूसरा हमारा कर्मचारियों के लिए महत्व। ओके तो ये आपको तैयार कर रखना है दोनों पॉइंट के अनुपात का महत्व। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट कोर्स को ले सकते हैं। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, साथ ही 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले वस्तुनिष्ठ, इस प्रकार से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। जो भी आपको मटेरियल दिया जाएगा पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय आप तैयारी कर पाएंगे, बार बार अपने हिसाब से आप रिवीजन कर पाएंगे। 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप क्या है पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करके आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न सूचनाओं से ऋण क्षमता अनुपात ज्ञात करना है आपको। ऋण क्षमता अनुपात यानी आपको क्या है इक्विटी रेशियो आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल फॉर्मूला होता है आपका कि आपका फॉर्मूला होता है कि आपका इंटरनल लायबिलिटीज और आपका इंटरनल लायबिलिटीज। ओके इंटरनल आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज अब बटे होता है आपका इंटरनल लायबिलिटीज। बस आपका क्या है इसमें 75,000 हो जाएगी आपकी इंटरनल आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ओके और इंटरनल लायबिलिटीज हम दोनों को देखें तो ये आपका हो जाएगा कितना 1,80,000। ओके तो आपको बस भाग कर देना है, आपका अनुपात आ जाएगा। क्लियर है, यही तो आपका ऋण क्षमता अनुपात है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं गैर रोकड़ी व्यवहार मदों को समझाइए। तो गैर रोकड़ी व्यवहार क्या होता है? तो रोकड़ प्रवाह विवरण में गैर रोकड़ लेनदार समानता नहीं दिखाई जाते, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण गैर रोकड़ लेन देनों को अलग ही नोट या तालिका द्वारा रोकड़ प्रवाह विवरण में दिखाया जाना है। ये लेन देन क्या निम्न हो सकते हैं, अभी इनके दिए हुए हैं पॉइंट के माध्यम से बताया जा रहा है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन है संचालन क्रियाओं को से क्या आशय है? तो संचालन क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है जो व्यवसाय की मुख्य आगम उत्पन्न करती हैं। परिचालन क्रियाओं में उन सभी मदों को सम्मिलित किया जाता है जो लाभ अथवा हानि का निर्धारण करती हैं। संचालन क्रियाओं के अंतर्गत व्यवसाय के क्रय विक्रय, प्रत्यक्ष व्यय, अप्रत्यक्ष व्यय और मूल्यह्रास आदि से संबंधित राशियों को क्या ज्ञात किया जाता है। तो आपका संचालन क्रिया के बारे में दिया है, तैयार करके रखिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट 2 अंकी वाले क्वेश्चन बता दिए हैं। 3 पार्ट में आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन मैंने बताए हैं, तीनों पार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th अकाउंटेंसी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।